नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो कोर्स चल रहा था एनसीईआरटी में हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। तो आज हिस्ट्री का ही नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने मिडावल इंडिया पढ़ रहे हैं, क्लास 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें मेनली मिडावल इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो आपका बेस है, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यही ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी एनसीईआरटी पढ़ें, अदरवाइज़ ना पढ़ें। जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मेनली क्वेश्चन जो होते हैं 6 to 10th एनसीईआरटी से आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम एनसीईआरटी पढ़ लें, और एनसीईआरटी में भी इतना नहीं पढ़ना है आपको। कंटेंट आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वही पॉइंट आपको रिवाइज़ करने हैं। और इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो पीडीएफ आपको हाईलाइटेड पॉइंट होंगे, आप क्लास 6 के एनसीईआरटी मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं, क्लास 7 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं, 8th 1 से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं, और 9 10th के लिए 2 से 2 आवर लगेंगे, 2 से 3 आवर, ठीक है। तो अगर ऐसे आप डेली अगर एक एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है 1 वीक में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल राजा और उनके राज्य जाने थे, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज हम जैसे कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली आपको अगर आप जाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा, आप अदर से बहुत आगे होंगे। जैसे क्वेश्चन जो आएगा मेनली बेसिक से क्वेश्चन आएगा, और अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो इस पर इतना बेसिक नहीं दे रखा होता है, ठीक है। तो अगर आपका बेस बन जाएगा एक बार तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वही मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये कहीं आपको डेटा यहाँ से प्रोवाइड किया जाए, और उसी के कारण मेरा कोर्स चल रहा है जो कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, और इकोनॉमिक्स के मैंने 2 चैप्टर डाले हैं क्लास 9 के, ठीक है। आगे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी कंटिन्यू है, तो जल्दी आपको उसके भी आगे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मोस्ट आपके लिए इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आता है उस पर भी बताया करता हूँ कि कौन से पेपर देखिए एनसीईआरटी से आए हैं। उसके लिए मैंने एक पेपर भी अपलोड कर रखा है, जैसे कि 1 से 2 पेपर अपलोड किए हैं। जो लेखपाल का आया था वो मैंने अपलोड किया है, और साथ में यूपीएसएससी का जो पेट का एग्ज़ाम था उसका मैंने पूरा पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड किया है। आप देखिए कितने क्वेश्चन उसमें से एनसीईआरटी से आए हैं, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं मिडावल के बारे में। सल्तनत काल जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे उसमें आपको नहीं मिलेंगे, बट आप नॉर्मल देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे ईजिली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो, ठीक है। हमने देखा था चहमान वंश जाना था जो आगे जाके बनता है दिल्ली का अधिपत्य पे, पर हमने ये नहीं जाना कि दिल्ली के बारे में किसी ने कुछ कहा हो, किसी लाइन में कुछ दे रखा हो कि दिल्ली किसकी राजधानी बनी। तो चलिए इस चैप्टर में देखेंगे। तालिका पे कह रहे हैं नजर डालिए, तोमर राजपूत काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी। क्या तोमर राजकाल था, इस काल में किसकी राजधानी बनी, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, के नाम से भी जाना जाता है, परास्त किया। यानी कि तोमर को जो चौहान थे, जिन्हें पहले चहमान कहा जाता था, बाद में चौहान होने लगा उच्चारण, ठीक है, इन्होंने परास्त किया। और तोमर और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्यिक केंद्र बना, ठीक है। तो पूछ सकता है कि वाणिज्यिक केंद्र किसके काल में बना। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप सोचेंगे कि जब मुगल काल जब सल्तनत दिल्ली सल्तनत काल आया तब जाके बना होगा, कि इल्तुतमिश ने शासन किया तब आया होगा, बट ऐसा नहीं है। राजपूत राजकाल में जैसे जो चहमान था, चौहान, इन्होंने तोमरों को परास्त किया और इनके काल में ही दिल्ली वाणिज्यिक केंद्र बन गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत ये आती है कि काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, इसने ये एक लाइन में बता दिया, इसका मतलब क्या है, ये डाइट बता दे रहा है, ये क्या समझे। तो इसके समझने के लिए आपको थोड़ा थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको थिंकिंग ब्रॉड रखनी पड़ेगी,
और जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में बात को आपको हाई स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत आज पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कुछ क्वेश्चन इसमें बनेंगे, आपके माइंड में बनने चाहिए, और वो क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए आप तब स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए। आज आपने पढ़ा और आज ही आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए, तो देखिए आपका माइंड कितना क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। ठीक है। तो दिल्ली में कौन से सिक्के डाले जाते थे? देहली वाल कहने वाले। ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है। उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इसके बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था दिल्ली इलाका। हौज खास, सीरी, जहापना, दिल्ली, ये क्वाइन, ये देखते हैं आप, ये बताऊंगा आपको मैप सही से क्लियर। ठीक है। जिस इलाके को दिल्ली नाम से जानते हैं, देखिए इसमें पहचानने के लिए दे रखा है कि कौन से राज्य कहाँ पे थे। चलिए वंश के बारे में जानते हैं कि तोमर वंश जो था कब था? 1165 ईस्वी में। तोमर वंश का शासक कौन था? आनंग पाल। ठीक है। फिर चौहान वंश आया, जैसे कि चहमान जो थे चौहान, बाद में इनका उच्चारण चौहान होने लगा। इन्होंने तोमर वंश के शासक को हटाया, यानी कि पराजित किया, और पृथ्वीराज ने शासन किया कब से? 1175 से 1192 तक। क्योंकि 1192 तक क्यों? क्योंकि इसके बाद कौन हो गया था? क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें सेकंड युद्ध में जो चौहान थे, पृथ्वीराज, ये हार गए थे, और हारने के बाद इनका शासन चला गया। तो उसके बाद कौन सा वंश आ गया था? गुलाम वंश आ गया था। ठीक है। तो 1206 से आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो शासक करता है। इसके बाद इनका दामाद आ जाता है इल्तुमिश। इल्तुमिश 1210 से 1236 तक शासन करता है। फिर इल्तुमिश की जो पुत्री होती है रजिया, ये शासन करती है 1236 से 40 तक। और इसके बाद इनका जो सेनापति मंत्री काफ़ी पद पे आता है, 3 से 4 पद होते हैं इसके हर किसी के काल में। जैसे कि अहमद शाह है, और रजिया का जो भाई था उसके काल में अलग अलग पद पे होता है। आखूर बनता है, कभी सेनापति के रूप में कार्य करता है, कभी, ठीक है, सेना का मुख्य बनता है। तो लास्ट में जाके बलबन बन जाता है शासन। और शासन ये जब करता है तो इसकी परंपरा बहुत क्रूर नीति होती है। तो इसमें पूछ लेता है कि रक्त की नीति किसकी थी? तो याद रखिएगा, रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की थी, रक्त लोह की नीति। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी कभी कि जो ईरानी परंपरा थी, ईरानी परंपरा की भारत में शुरुआत सबसे पहले किसने की? ठीक है। तो वो भी जो है बलबन ने की थी। ठीक है। इसने कुछ कार्यक्रम चलाए थे, जैसे कि एक मेला लगता था, नाम उसका अभी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। जो इसको नाम चबहार कुछ कहते थे, जिसमें एक सिजदा, सिजदा नामक होता था त्यौहार, उसमें शामिल था। सिजदा करते थे कि अदर के शासन आते थे उसके सामने झुक के प्रणाम करते थे, उसे कहते थे सिजदा। और पैगोस, पैगोस सिजदा होता था। ठीक है। शुरुआत की थी इसने, बलबन ने। और फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316। ये क्रम आपसे पूछ सकता है कि किस वंश ने कब से ज़्यादा शासन किया, उसके बाद किसने सबसे कम किया। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। ठीक है। और सबसे कम किसने किया था? 1290 से 1320। देखिए 1206 से 1290 गुलाम वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320। तो कितना शासन हो रहा है इसका? सिर्फ 30 साल। तो सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। ठीक। तुगलक वंश में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो था इसका संस्थापक था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने बंदगान बनवाया था कि, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में खिज्र खां के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद पतन होने लगता है। फिर हम मुगल काल के बारे में पढ़ते हैं। लोधी वंश में बहलोल लोधी, और उसके बाद सिकंदर लोधी। तो क्वेश्चन ये कहा जाता है कि मैक्सिमम जो ऐसा कौन सा मुगल शासन नहीं, दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध में पराजित होकर उसकी मृत्यु हुई थी। प्रथम ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी, अदर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोधी था। ठीक है। जो युद्ध में पराजित होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। युद्ध किससे हुआ था? याद रखिएगा,
बाबर से। जो पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, जब आक्रमण किया था तो उस युद्ध में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सिकंदर। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया तो आपके माइंड में बैठ गया होगा कि हाँ इस काल में ये शासन, इस काल में ये शासन। तो आपको हिस्ट्री को कहानी के रूप में माइंड सेट में आ जानी चाहिए। उसके बाद जो वो फैक्ट होंगे वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अगर आप कोई कहानी नहीं बैठाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट रटने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूज़ भी होंगे। ठीक है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास, तारीख, एक वचन, बहुवचन, सुल्तान शासक में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, तो इस काल के जो लेख होते थे वो फारसी में लिखे जाते थे। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, सिर्फ मेन हमारा जो एम है। पांडुलिपि हमने पढ़ा था जैसे कि पहले चैप्टर में 6th क्लास में कि कैसे बनती थी। भुर्ज पेड़ की छात्र छाल पे लिखते थे, और कहाँ मिलती थी वो? हिमालय में मिलती थी। ये तवरीक लेखक बता रहे हैं कि दरबारी जो थे इनके बारे में। चलिए न्याय चक्र जानते हैं कैसा था। 13वीं सदी के इतिहासकार कौन लिखता है? फर्रुख ए मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्याय प्रशासन के बारे में किसने उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा इतिहासकार थे फर्रुख ए मुदब्बिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुछ बातें ध्यान में रखें। तवरीख के लेखक नगरों के, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। तवरीख के लेखक नगरों में, ठीक है, या ऐसे ही पॉइंट ग्रुप में है। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो जो इनके काल के लेखक थे वो इन राजा महाराजाओं पे लिखते थे, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी उसी के सहारे चलती थी कि वो उनके ऊपर लेख लिखते थे, प्रशंसा करते थे। तो राजा ने खुश होकर, जैसे जो गुलाम के शासक थे, खुश होकर दिल्ली सल्तनत के शासक ने इनाम देते थे। ठीक है, ये लेखक अक्सर शासकों के जन्म सिद्धि अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। विचार देते थे कि बनाए रखिए, बट सब लोग सहमत नहीं होते थे। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। आगे देखते हैं 1236 में सुल्तान इल्तुमिश की बेटी। जैसे कि आप जानते हैं 1206 से 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक करता है, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जी, और रखता है। उसके बाद चौगान खेलते इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो वहीं इसको दफनाया जाता है। फिर इसका जो दामाद होता है इल्तुमिश, जो एक इस पर कहानी के टाइप में इसमें बता रखा है कि ये जब मोहम्मद गौरी का जो होता है ये, तो मोहम्मद, चलिए ये कहानी नहीं बताते, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये कभी बाद में बताएंगे आपको। इल्तुमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुमिश। क्यों? क्योंकि ये गुलाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये आप बताइएगा। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि वो एक महिला थी, इसलिए उस काल में उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे सब लोग, जबकि उसके अंदर सारे गुण थे। अपने भाइयों से सबसे वो सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, बट फिर भी समाज नहीं स्वीकार कर रहा था, जिस रीज़न से उसे शासन छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि अल्तुनिया गई हुई थी। अल्तुनिया जो था शासक, इनका सामंत व्यवस्था जैसे कि चलाई थी इल्तुमिश ने जो, ठीक है, व्यवस्था चलाई थी, उसके रिगार्डिंग फिर ये गई हुई थी अल्तुनिया। वहाँ के शासक ने, वहाँ जिसको नियुक्त किया गया था, उसने उपद्रव कर दिया था, यानी कि उसी को शांत करने के लिए गई हुई थी। फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाती है, क्योंकि इसके रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। वहाँ शादी कर लेती है अल्तुनिया से। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार जानते हैं।
मिनाज का विचार सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध आता था, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। कहते हैं कि जब उसके अंदर इतनी खूबियाँ थी फिर भी वो सिर्फ एक कमी थी कि वो महिला थी, इस रीज़न से उसे शासन नहीं करने दिया गया, ठीक है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुल्तान क्या अंकित कराया है, रजिया ने क्या अंकित कराया है। और अभी हम देखेंगे रुद्रमा देवी के बारे में। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश था, ठीक है। कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में था। रानी कौन थी? रुद्रमा देवी थी, जैसे कि इनके नाम पे एक मूवी बनी हुई है। किस साल शासन में थे? 1262 से 1289 के व्यवहार में। रजिया से व्यवहार इनका जो था बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने क्या किया है, अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया है। और इन्होंने जैसे कि आप मूवी देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि हाँ, इन्होंने भ्रम पैदा किया था कि ये लड़की होती है, बट फिर भी बताते हैं कि ये लड़का है और उसी रूप में ये रहती हैं लड़कों वाले कपड़े पहन के, ठीक है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी गिद्दा। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। प्रजा, जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 महिला शासक के बारे में जाना, एक रजिया सुल्तान, दूसरी रानी रुद्रमा देवी जो आंध्र प्रदेश की थी, और तीसरी हमने रानी गिद्दा के बारे में जाना जो कश्मीर के शासक थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो चलिए मैप तो आप कभी बाद में दिखाएंगे आपको कि किस शासन काल में कितने उसके साम्राज्य थे, ये आप एक लाइन से देखिएगा तब आपके ज़्यादा माइंड में कम आएगा और सही से बैठेगा, ठीक है। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसेन रक्षा सैनिक, और ये पूछ सकता है कि गैरिसन शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो जो रक्षक सैनिक होते थे उनकी टुकड़ियाँ जहाँ रहती थी वो उसके लिए कहा जाता था गैरिसेन, ठीक है। और शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि गैरिसन जो है सैनिक टुकड़ियाँ होती थी जहाँ रहती थी उसे कहते थे गैरिसन शहर, याद रखिएगा। गैरिसन शहर किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में क्यों बनाई थी? क्योंकि वो दिल्ली से इतना शक्तिशाली नहीं था, उसके पास इतना माइंड नहीं था उस पर टाइम कि दिल्ली से शासन करके कंट्रोल कर सके। तो उसने अपनी सीमा पर ही, लाहौर पर ही अपना शासन की राजधानी बनाई कि यहीं से वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। बट जब इल्तुमिश आया तो उसने माइंड लगाया, ठीक है। नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही झंडा खड़ा कर देते। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चल रहे उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहक तथा चारगाहों को उनको पर्यावरण से देखते हैं कि ये देखिए काकतीय वंश का जो मैप दिखा रखे हैं यहाँ पे कि कौन सा वंश कहाँ पे था। चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसे कि दिल्ली आप देखेंगे, दिल्ली में जो आक्रमण किए गए कब कहाँ पे किसने शासन किया? 1299 में। ये अलाउद्दीन खिलजी का है दक्षिण भारत अभियान, ठीक है। जो खिलजी वंश पढ़ते हैं, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तो उसमें ये पता चल रहा है कि गुजरात पे कब किया? 1299 में, ठीक है। चित्तौड़ पे कब किया? 1303 में। रणथंभौर पे कब किया? 1301 में। और यहाँ वारंगल पे कब किया? 1303 में, ठीक है। और कड़ी से आते हुए 1296 में देवनागरी पे
शासन किया, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के ये दे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैप आ सकता है और आपसे पूछ सकता है ये किस शासक का काल था जिसने ये अभियान किए, या आपसे पूछ सकता है कि गुजरात पे कब आक्रमण किया, या मे भी पूछ सकता है कि गुजरात या दक्षिण भारत के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, ठीक है, किसे भेजा था ये पूछ सकता है आपसे। जैसे कि जानते हैं उलुग खां के बारे में, और चलिए आगे अभी पढ़ते हैं तो बताते हैं आपको क्लियर। होयसल वंश तंजावुर यहाँ था मुद्रे, ठीक है। बारहवीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवात अल इस्लाम मस्जिद, कुवात अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारों में जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहना, किस शहर को कहा जाता है, कहाँ पे बनी है, दिल्ली ए कुहना मस्जिद। इस मस्जिद को इल्तुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया, ठीक है। जो मस्जिद थी इसका विस्तार किसने किसने किया था, इल्तुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुमिश फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। जो मीनार थी कुतुब मीनार, इसे 3 शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुमिश था, फिर फिरोज शाह तुगलक था, तीनों द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं। मस्जिद के बारे में बता रहे हैं कि मस्जिद क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं मुस्लिम लोग, ठीक है, आराधना अपनी घुटना माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी। चलिए आगे देखते हैं। बेगमपुरी मस्जिद या मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की सरला स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी मस्जिद, बेगमपुर मस्जिद। कहाँ पे है, किस काल में बनी थी, मोहम्मद तुगलक के राजकाल में। कहाँ पे, दिल्ली में, उसकी नई राजधानी जहांपना में, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 फैक्ट दे देगा क्वेश्चन के रूप में, पूछ लेगा कौन कौन सा सही है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप से अनेक शहरों से मस्जिद बनवाई, इससे उनके मुस्लिम और इस्लाम का रक्षक होने का दावा का बल मिलता है। जैसे कि पहले आपने देखा था सौर प्रतिष्ठा के लिए कर रहे थे कि अपने मंदिर में सजावट कर रहे थे और घने, तो उसी प्रकार से इन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए मस्जिद बनवाई, ठीक है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा सिकंदर लोदी के मंत्री ने बनाई थी। जामली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित हुई थी। मस्जिदों की समानता असमानता बता रहे हैं कि चेक करिए। चलिए देखते हैं और खिलजी और तुगलक वंश के बारे में। दिल्ली सुल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत होती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो इनके शासक होते थे इनके पास गुलाम होते थे, गुलाम व्यवस्था जैसे गुलाम प्रचलन था, तो इनके जो गुलाम होते थे उन्हीं को ये उन्हीं से अपनी बेटी की शादी कर दिया करते थे और उन्हीं को अपना सेना का मंत्री और यानी कि विश्वासयुक्त पात्र मानते थे, तो उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदागा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए सावधानी से नियुक्त किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। तो देखिए जब से बेटे से बढ़कर सम्मान दे रहे हैं इसी रीज़न से अपने। आरक्षित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर आश्रित। खलजी जैसे खिलजी वंश और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और उसके साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, ठीक है। गुलामों और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे
जो गुलाम होते थे जिसने उन्हें ख़रीदा था और जिसके लिए वो सेवा के लिए आए थे एक बार, सिर्फ वो उसके प्रति वफादार रहते थे। जब उनका शासन समाप्त हो जाता था तो उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति वो उतने वफादार नहीं होते थे। देखिए दिखा रहा है कि उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, वरन नए सुल्तानों को अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक है, जैसे कि जिस एक शासक होता है, एक राजा था, उसके जो गुलाम थे उसके काल में राजा के तो वो वफादार हुए, बट राजा जैसे ही उसके पुत्र ने शासन संभाला तो उस पुत्र के तरफ इतने वफादार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उसके अपने गुलाम होते थे तो वो शासन पे आ जाते थे। तो जिस रीज़न से पुराने शासक, पुराने जो मंत्री होते थे और नए, इसमें टकराहट होती थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन जानते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, तो ये जो टर्मोलॉजी है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, शराब बेचने और बनाने वाला, फिरोज़ा हाजमा नामक नई, फिरोज़ा हाजमा कौन था? नई था। ये टर्मोलॉजी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और मनका तबक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्ने ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता को उदाहरण के रूप में किया है। ठीक है, तो उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने किस रूप में उल्लेख किया है? सैनिक अक्षमता के रूप में और राजनीतिक विवेक का नाश होने के कारण। ठीक है, तो पूछ लेगा कि इनको ऊंचे पदों पर बैठाया गया तो जियाउद्दीन बर्नी ने किस रूप में, किस दृष्टिकोण से वर्णन किया है? तो याद रखिएगा, जैसे कि नकारात्मक दृष्टिकोण है कि कहा है क्या क्षमता है राज्यों में। ठीक है, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न प्रकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो इक्तेदारी की शुरुआत किसने की थी? याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। जो इक्तेदारी की शुरुआत थी इल्तुमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुमिश। ठीक है, फिर इसे समाप्त किसने किया इक्तेदारी व्यवस्था को, ये आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कानून का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है, तो जो मुक्ति होते थे इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त होते थे, ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले क्या कहलाते थे? इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। ठीक है, तो जो मुक्ति होते थे इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें एक इलाका दे दिया जाता था, उसी इलाके पे शासन करते थे और उसी इलाके से राजस्व वसूलते थे। ठीक है, और आगे की व्यवस्था में आप देखते हैं कि अकबर के काल में कौन सी व्यवस्था चलाई थी अकबर ने, और उसमें और इक्तेदारी में अंतर क्या था, ये आप बताइएगा और लिखिएगा इसके पॉइंट। ठीक है, पिन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। ठीक है, तो जैसे कि स्थानांतरण कर देते थे कि जैसे कि एक स्थान पे उनकी सत्ता शासन ज़्यादा मजबूत ना हो जाए कि वो राज्य के खिलाफ बाद में आक्रमण करें। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। ठीक है, सब नियंत्रण रखा जाता था, कठोर नियंत्रण। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक है, जो भू राजस्व के कार्य थे इन्हें राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, जिसके स्थानीय सामंत से उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया।
बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाना पड़ा। ठीक है, जो कर व्यवस्था आपने पढ़ी थी 6ठी-7वीं शताब्दी में, उन सामंतों से कर छीन अधिकार जो था उनके पास से वो छीन लिया गया और बल्कि उनके ऊपर भी कर लगा दिया गया। ठीक है, सुल्तान के प्रशासन में ज़मीन की पैमाइश की इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा जाता था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। तो कर कितने प्रकार के थे पूछ लेगा कि मिडाउल काल में कैसे कर थे। 3 प्रकार के कर थे। कृषि पर कर था जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है, खराज किसानों और मवेशियों पर तथा घरों पर। 3 प्रकार के कर थे, कृषि, मवेशी और घर पे। ठीक है, जिसे खराज कहते थे, कृषि पे कर होता था। ठीक है, याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, दिल्ली से बंगाल काफ़ी दूर था, इसलिए नियंत्रण नहीं हो पाता था प्रत्यक्ष। और दक्षिण भारत भी कठिन था। पूरे पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गए। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमाया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार तो लेते थे, पर अधिकार चला नहीं पाते थे वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत यात्री आए। इब्न बतूता किसके काल में आए थे, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी इसने वर्णन किया है कि बांस के झरमुटों में भारत में बांस पोल नहीं होता या बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर बड़ा असर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं और इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है। इसे बता रहा है कि एक जो महल बना होता है उसके तरफ 4 दीवार है और उसी में पूरा नगर के तरीके से अंदर ही सब कुछ व्यवस्था होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इब्न बतूता किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। और क्या इसने वर्णन किया, याद रखिएगा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। ठीक है, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। उसके बाद उसने क्या किया, दिल्ली शासन पर हमला कर दिया। उस समय शासन कौन था, पहले अलाउद्दीन खिलजी था और उसके बाद मोहम्मद तुगलक था। शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों की एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने विचार से सेनाएं खड़ी की, अपने अपने तरीके लगाए। तो जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे निपटारा किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे किया। दिल्ली पर इसके अलाउद्दीन खिलजी के काल में कितने आक्रमण हुए, 2 हमले हुए। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कितने हुए थे, हमला हुआ, मुगल सेना परास्त हो गई। इसके काल में कई आक्रमण हुए। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्शन पर आक्रमण की योजना बना ली और एक स्थायी सेना तैयार करना। ठीक है, इसके काल में 2 आक्रमण हुए थे। इसके काल में नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे 2 याद रखिएगा आप। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और इसने कौन सी नीति अपनाई, इसने तो उल्टा बना लिया कि हम ईरान पे आक्रमण करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना तैयार की, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। इसने अपनी रक्षा के लिए किया और इसने कहा कि हम आक्रमण ही कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। और इसने क्या किया, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर जो था दिल्ली एकोहिना को निवासियों से खाली करा के उसको ही सैनिक छावनी बना दी। और जो पुराने शहर के निवासी थे उनको दक्षिण में नई राजधानी बना दी दौलताबाद, जिसका विरोध किया गया था काफ़ी। उसके बाद इसने फिर चेंज कर दिया। कुछ काम थे इसके जो माइंडसेट से सही नहीं थे, बट काफ़ी अच्छा शासक था ये। इसका अगर देखेंगे, इसका जीवन जो था आध्यात्मिक जीवन था, सही था, बट इसकी नीतियाँ कुछ ऐसी थी जो दूरदर्शी नहीं थी। इसने जैसे कि तांबे के सिक्के चलाए। सैनिक को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती पैदावार इकट्ठी करके हल किया जाता था
किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा लगाया गया और सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता था। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौर में उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। इसने जब राजधानी स्थानांतरण की उसके बाद उस वहाँ पर बसाया, उसी काल में अकाल भी पड़ गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने नगद वेतन दिया था। ठीक है, सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में कीमतों पर नियंत्रण लगाया, कीमत नियंत्रण लगाई। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ठीक है, जिसे धातु के सिक्के बनने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के चलाए थे। ठीक है, जिसे इसे कहा जाता है अदूरदर्शी थी, मूर्खता था, इस पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम इस प्रकार के टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ठीक है, तो इसने जो मुद्रा चलाई टोकन मुद्रा के रूप में, और टोकन मुद्रा आप जानते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स का आपका कॉन्सेप्ट है कि ऐसी मुद्रा जिसका वास्तविक जो मूल्य हो धातु के मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, टोकन मुद्रा। ठीक है, और वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं, जिसमें धातु का मूल्य और वास्तविक मूल्य बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक मुद्रा। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरंत पर हमला करके इरादा छोड़ दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां हुई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ हुए, करों में वृद्धि से भी नाराज़ हुए और अकाल पड़ा। ठीक है, और टोकन मुद्रा जो उसने चलाई थी जिसे वापस लेना पड़ा। चलिए अब देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। यहाँ पे अगर इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो ये हम बता सकते हैं कि इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत में इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने की अभियान की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा कि रक्षा करेंगे और इसने क्या कहा, हम हमला करेंगे। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी में जाते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद लोदी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य बन गए। जैसे ही जो सल्तनत होती थी, दिल्ली सल्तनत हल्की सी कमज़ोर होती थी, जितने सारे राज्य थे तुरंत स्वतंत्रता घोषित कर लेते थे अपने आप को। इस काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से छोटे छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। जो शेर शाह सूरी था जिसे सुनते हैं, इलाके के रूप में काम किया था छोटे से। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी। ठीक है, जिसने युद्ध किया था जो जानते हैं। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश न केवल 15 वर्ष शासन किया, शेर शाह सूरी का वंश कौन था, सूरवंश, लेकिन इसने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को समाहित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, तो प्रशासन व्यवस्था को इसने काफ़ी अच्छा कर दिया था शेर शाह सूरी ने। जानते हैं 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी, 3 श्रेणियाँ, ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्म युद्ध। विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले और खेती करने वाले। ठीक है, तो ये वर्गीकरण पूछ सकता है आपसे। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन में ईसाई धर्म को समाज में अपने एक प्रबल प्रभाव की ओर भी
ढूंढ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं को एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। ठीक है। ईश्वर धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका योगदान करते थे। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धकों को अपनी आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड कहा गया। ठीक है। तो पूछ सकता है क्रूसेड, जैसे कि आप जानते हैं अभी काफ़ी चर्चा में है ईरान का यरूशलेम राज्य, तो पूछ सकता है कि क्रूसेड कहाँ था और क्रूसेड किसे कहा गया था। ठीक है। तो क्रूसेड धर्म युद्ध को कहा गया था। ईश्वर तथा प्रत्यक्ष के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे जो सैनिक अभियान की एक श्रृंखला थी जिसे क्रूसेड कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी। ठीक है। मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी से एक सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला कर दिया गया। 12वीं सदी तक कुलीन वर्गों के लोग भी नाइट कहलाने चाहने लगे हैं। ठीक है। जो नाइट थी ये